डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। खत्ते की सूरत हाल इस वक्त तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तान के लिए बैक वक्त कई यहाँ मुहाज खुलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यहाँ मुलाकात और इसमें सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत और दिफा का ऐलान किया गया, तो दूसरी जानब पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालात बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। तहम हालिया इतलात के मुताबिक ईरान की तरफ से सऊदी अरब में 5 अमरीकी तैयारों पर हमले ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आबनाए हर्म्स की मुसलसल बंदिश की वजह से दुनिया भर में तवानाई का बहरान पैदा हो चुका है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पर भी खासा दबाव है। सियासी तौर पर भी हुकूमत के लिए सूरत हाल नाजुक है। गवर्नर सिंध की ड्रामाई तब्दीली ने हुकूमत के लिए एक अलग सरदर्द पैदा कर दिया है, क्योंकि कामरान तसौरी की जगह निहाल हाशमी को लाने की कोशिश पीपल्स पार्टी को खुश करने की नीयत से हुई है, लेकिन अब MQM हुकूमत से नाला है और हुकूमत छोड़ने की बातें हो रही हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार है और ये जो जंग है अमरीका ईरान शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कल सऊदी अरब में अमेरिकन फ्यूल तैयारों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में भी इस जंग का बहुत असर हो रहा है, क्योंकि हम भी ख़ित्ते के मुल्क हैं और एक दूसरे से तमाम इंटरकनेक्टेड है। हमारे यहाँ एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत एस्केलेट हो गई हैं, बढ़ गई हैं। और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर का ऐलान किया है, जिसमें हम काफ़ी कंजर्वेशन हो रही है, बचत हो रही है, और वो तमाम बचत जो है वो आम आदमी की बेहतरी के लिए खर्च हो। जहाँ तक आपने पूछा कि सऊदी अरेबिया, देखिए पाकिस्तान के बड़ा दफ़ाई तावन का हमारा उनसे मुआहदा है, और हम हर सूरत में सऊदी अरेबिया पे अगर कोई ऑफेंसिव होगा, कोई हमला होगा, तो उसका दफ़ा करने का हमारी ज़िम्मेदारी भी है और मुआहदे में हम शामिल हैं। तो हमने ये बात ईरान को भी वाज़े तौर पे बता दी है, और ये दोनों मुल्कों के दरमियान हम चाहते हैं कि वो यगानगत एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग हो और एस्केलेशन ज़्यादा ना हो। लेकिन इस जंग में जो अगर तूल पकड़ गई तो तमाम ख़ित्ते में लोगों के लिए इस पे बहुत बुरा असर होगा, और ये इकानमी जो है उस पर इम्पेक्ट होगा। एनर्जी की प्राइसेस जो है वो बहुत एक अहम हिस्सा होती हैं ओवरऑल प्रोडक्शन के, और हमारे तमाम जो ग्रोथ है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो इन मामलात को हम बड़ी तंदेही से देख रहे हैं, करीबी वाच कर रहे हैं कि मामलात को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिए जाए और जल्द से जल्द आपस में कोई एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए। सर, तो आपको लगता है पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनती है इस पूरे सूरत हाल में? क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ हैं, फिर सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे मौजूद हैं। आपको लगता है सिफारती तौर पे मुश्किल वक्त तो है, लेकिन पाकिस्तान को अगर एक टाइम पे एक पोजीशन या साइड लेनी पड़ी तो वो क्या करेगा? बिकॉज एक दिफाई पैक्ट हमारा सऊदी अरब के साथ भी है। देखिए, ये पाकिस्तान एक बहुत अहम पोजीशन में है कि इन तमाम फ़राकीन से पाकिस्तान के क्वार्डियल रिलेशन है, और हम ये चाहते हैं कि हम उन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए कोई बेहतरी के लिए, सुलझाने के लिए मामलात को किया जाए। और अभी तक हमारा किरदार यही है कि हम ये तीनों ममालिक में जो है कोई इस जंग के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि रिस्टेन रहे, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जंग बंद हो, और यही हमारा किरदार है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का रोल इन हालात में बड़ा अहम है। कैसे साहब, ये भी बताइएगा, अफगानिस्तान के साथ जो ऑपरेशन ज़रबुल हक हमारा चल रहा है, IB बेस्ड कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, ये और कितना प्रोलॉन्ग होता आपको नज़र आ रहा है? बिकॉज एक तरफ ख़ित्ते में हम अनस्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की पोजीशन भी क्रिटिकल है, और फिर अफगानिस्तान के साथ भी ये ऑपरेशन जारी है। ये दुरुस्त आपने कहा कि इन हालात में ये जो है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो दरअंदाजी हो रही थी अफ़गानिस्तान से, और जो हमले हो रहे थे वहाँ TTP की तरफ से अफ़गानिस्तान के ज़मीन पर बैठ के, तो उन पे पाबंदी हो जाए, और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका कला कमा हो जाए। और मैं ये सब यही कहा जा रहा है कि जब तक इसका तदारक पूरा नहीं हो जाएगा, ये जो हमारे
इंस्टॉलेशन जो हमारी एस्केलेशन है वो जारी रहेगी। और ये हमले जो हम अपने दिफा में कर रहे हैं ये जारी रहेगी उस वक़्त तक जब तक कि इन तमाम खदशात का ख़ात्मा नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक। अब गवर्नर सिंध सर तब्दील कर दिए गए हैं। आपकी इत्तेहादी MQM कह रही है कि उन्हें तो इसका इल्म नहीं था, ना उन्हें एतमाद में लिया गया था। आखिर ये पब्लिक एम्बैरसमेंट क्यों MQM के हिस्से में आई? हाँ, देखिए, मैं कल गवर्नर सिंध को मुबारकबाद देने के लिए उनकी हलफ बर्दारी में शरीक था। और ये बहुत पुराने मुस्लिम लीग के सियासी रहनुमा हैं। और क्योंकि पीपल पार्टी की भी यही डिमांड थी, उनकी भी था कि जो आपस में इस सिंध में पीपल पार्टी और MQM की चपकलस चल रही थी वो किसी के मफाद में थी नहीं थी। और उनकी भी डिमांड थी। और एक्चुअल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्योंकि ये गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पूरा प्रीरोगेटिव था। और उनको 4 साल गवर्नर तोसोरी रहे हैं। और मैं उनकी खिदमात को सराहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे काबिल कदर खिदमात की हैं। तो 4 साल का अरसा उनके काफ़ी अरसा था जिसमें MQM को ये फ़राइज़ दिए गए हैं। और अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुमाइंदा आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक मेन इस वक्त हुकूमत में है और मरकज़ का नुमाइंदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुमाइंदा कर रहा है। सर, नुमाइंदगी तो है, लेकिन अब अगर MQM आप कहती है, आज भी वो कह रहे थे कि हम फैसला करेंगे हमें इत्तेहाद का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, तो अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो क्या अलहदगी का दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर? मैं समझता हूँ कि MQM ये फैसला नहीं करेगी, ये उनके मफाद में नहीं है। मेरी उनके साथ बड़ी करीबी तल्लुकात हैं, हम मिल के वहाँ पर बैठते हैं कौमी असम्बली में। और 4 साल उनको काफ़ी बड़ा पीरियड मिला है उनको गवर्नरशिप का। तो को हमेशा के लिए तो ये पोजीशन के लिए एक पार्टी की नहीं होती। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई नुमाइंदा आ गया है तो इसमें MQM को किसी तौर पे, क्योंकि वो हमारे साथ है कैबिनेट में बैठे हुए, तो उनको इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। 4 साल का पीरियड मिला है उनको और कोई छोटा वक्फा नहीं था ये। लेकिन असल वजह क्या थी गवर्नर को तब्दील करने में? कामरान तसौरी साहब को क्या पीपल्स पार्टी के दबाव पर हटाया गया, या फिर MQM जो डिमांड कर रही थी कि कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, तो ये पीपल्स पार्टी की उस नाराज़गी का बदला है? नहीं, पीपल पार्टी और MQM का यहाँ काफ़ी अनबन थी काफ़ी। और ये इस खित्ते सिंध के मफाद में नहीं थी। तो इसलिए अब एक 4 साल का पीरियड, मैंने आपसे कहा इसी हुकूमत के तकरीबन शहबाज शरीफ साहब की ज़्यादातर उसमें टेनोर था 4 साल में, तो वज़ीर आज़म साहब का। तो अगर ये पीरियड उनको मिला है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको बहुत बड़ा पीरियड मिला है। 2 वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं कैबिनेट में और वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव उनकी कंट्रीब्यूशन है वहाँ। तो हर एक का अपना अपना हिस्सा है ना जी। अगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है कि हम सिंध में कोई अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को में बढ़ोतरी कर सके। कोई एक पार्टी का तो सिर्फ गवर्नर नहीं होता ना। तो मैं समझता हूँ कि MQM को इसमें कोई ऐसा महसूस करने की, क्योंकि ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि हमेशा MQM का ही यहाँ गवर्नर रहेगा। और ये मेरे ख्याल में MQM हमारी वहाँ पे कोलिशन पार्टी है, हमारे साथ है और वो इत्तेहाद आपस में बरकरार रहेगा। मेरे बड़े अच्छे, हमारे सब के बड़े अच्छे उनसे तल्लुकात हैं जी हम। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के हवाले से तो तासुर आ रहा है कि शायद वो पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने पर गौर कर रही है। क्या वाकई कोई ऐसा तासुर मिल रहा है हुकूमत को भी? जी हाँ, यही बातचीत हो रही है, यानी और होना भी चाहिए। देखिए, उनको पार्लियामेंट का ये कमेटियों में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। ये मैं बाईकाट की पॉलिसियाँ और हट के बैठने की पॉलिसियाँ, जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो उनको कंट्रीब्यूट करना है, अपनी खिदमत करनी है, लोगों के मफाद में बात करना है। हट के बैठ के बाईकाट करने से तो कभी कोई भी पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होती। हमेशा आपको कंट्रीब्यूट करना है जो भी आपका हिस्सा है। और ये पार्लियामेंट्री कमेटियाँ बहुत अहम होती हैं। मैं खुद काफ़ी अरसा स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ और मुझे पता है कि कितनी अहमियत की हामिल हैं ये कमेटियाँ। और उनको वो ज़रूर इनमें शिरकत करें
और हम भी चाहते हैं जब पीपल पार्टी के साथ हमारे बड़े देखिए इख्तलाफ तो होता है, मुख्तलिफ पार्टीज़ की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मुख्तलिफ उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, लेकिन जब हम मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी शुरू से ही इस हुकूमत का हिस्सा है, ये वो ठीक है उसमें कैबिनेट में नहीं है, लेकिन उनके बाद आइनी बहुत अहम ओहदे हैं, सदारत का ओहदा है और सेनेट के चेयरमैन का ओहदा है, तो ये और फिर ये जो कमेटियाँ हैं, चेयरमैन उसके या कमेटियों के जो मेंबर होते हैं उनमें वो लाजमी उनको हिस्सा लेना चाहिए और ये पार्लियामेंट की और जमहूरियत की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कैसर अहमद शेख के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने अचानक सिंध में गवर्नर की तब्दीली का ऐलान कर दिया। कामरान टेसौरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर मुकर्रर किया गया और ये फैसला इतना गैर मुतवक्के था कि किसी को कानो कान खबर न हुई। निहाल हाशमी को गवर्नर बनाए जाने पर पीपल्स पार्टी निहाल तो MQM गम से निढाल है। MQM का कहना है कि उन्हें इस फैसले के बारे में एतमाद में नहीं लिया गया और उन्हें ये खबर TV के जरिए मिली। अब सवाल ये है कि ये फैसला वफाक का हक तो है, मगर एक इत्तेहादी को एतमाद में ना लेना कहाँ का इंसाफ है। उसके साथ ये सवाल भी है कि इस तब्दीली के पीछे असल वजह क्या है। कई हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दबाव पर कामरान टेसौरी को हटाया गया क्योंकि वो पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद कर रहे थे और पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करती जो उन पर तनकीद करे। सवाल ये भी है कि जब ईरान की जंग, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी, दहशतगर्दी, मौशी बहर समेत इतने बड़े मसाइल थे, तो ऐसे वक्त में अचानक गवर्नर तब्दील करने की ज़रूरत क्या थी। इन्हीं मामलात पर मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। ख़ित्ता जो इस वक्त जंग की लपेट में है, आपको लगता है अमरीका इस जंग से निकलना चाहता है और कोई मुनासिब रास्ता या राह नहीं मिल रही? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि अमेरिकी गवर्नमेंट क्या इस जंग से निकलना चाहती है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इस जंग से तंग आ गई है। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। अमेरिका इस जंग को, इस खित्ते को स्टेबलाइज करने के लिए नहीं, वो अनस्टेबल करने के लिए आया है, क्योंकि अनस्टेबल किए बगैर उनका मसला जो इजराइल को सपोर्ट है वो नहीं मिलती। उनको अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो दुनिया के नए ऑर्डर चाहिए वो पूरे नहीं होते। लिहाजा अमेरिकी गवर्नमेंट इस वक्त तक जितना उनको नुकसान हुआ है वो नुकसान कैलकुलेटेड है। ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी कुव्वत को अगर 8-10 अरब डॉलर का भी नुकसान हो गया है कि उनका एक्सपेंडिचर आ गया है तो उस पर कोई क़यामत आ गई हो। अमेरिका इस वक्त बेमुहार हुआ पड़ा है, लेकिन ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया है। उसकी बेपनाह ताकत है, बेपनाह टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान ने बड़ा हौसले के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया है और अभी वो मुकाबला करते रहेंगे, बावजूद इसके कि ईरान का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। ईरान को बहुत बड़े लेवल पे उनके नुकसान हुए हैं। उनकी इकानमी पहले ही बहुत अरसे से सैंक्शंस की ज़द में थी, लेकिन ईरानियों को भी सलाम है कि उन्होंने रेजिस्टेंस की एक मिसाल कायम की है और ये अमेरिका का इससे आसानी से निकलना मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर ने बयान जारी किया कि हम बदला लेंगे और जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं वहाँ निशाना बनाएंगे, इशारा ऑब्वियसली खलीजी ममालिक की तरफ था। आपको लगता है ये पॉलिसी दुरुस्त है? ये खलीजी ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डों की पॉलिसी तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ईरान की ये पॉलिसी इसलिए है कि इस खित्ते के अंदर अनस्टेबिलिटी हो, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी जो है वो जल्द शेक हो जाए और ये तवालत में या ग्रेजुअल ना हो, यकमुश्त हो, जल्द हो, ताकि दुनिया का दबाव, ये इकोनॉमिक प्रेशर जो है अमेरिका पे आए और अमेरिका इस खित्ते से निकलने के लिए तैयार हो। ये उनकी एक कोशिश है और बिल्कुल उनका ये इस्तेहकाक था। उनको चाहिए, ईरान को चाहिए कि वो मुसलमान मुल्क उनके खिलाफ कोई महाजराई तो नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि उन मुल्कों ने अगर अमेरिका के साथ ये मुआहदा किया है कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार बनेगा, तो उसका ताल्लुक ये तो नहीं है कि अमेरिका अगर अपनी जंग छेड़ता है, दुबई ने या ओमान ने या कतर ने या सऊदी अरब ने, उन्होंने तो इवन जवाब में भी कोई ऐसा अमल नहीं किया। और ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो सिविलियन एरियाज में भी गिरे हैं, बावजूद इसके कि ईरानियों का दावा है कि उन होटलों को हमने टारगेट किया जहां पे अमेरिकी अफवाज को रखा गया है, लेकिन ये दुरुस्त दावा नहीं है।
लिहाजा उनको खलीजी ममालिक पे हमले नहीं करने चाहिए। ये उनके भी, मुसलमानों के ओवरऑल भी और खित्ते के लिए भी मुनासिब है। सर, पाकिस्तान की जो इस पूरी पोजीशन है, इस सूरत हाल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई पैक्ट है, अब तक जिस पॉलिसी और सफारती कोशिश के साथ पाकिस्तान चल रहा है, आपको लगता है दिस इज़ द राइट वे, और या फिर एक कम्युनिकेशन के तौर पे कोई अहम रोल भी अदा कर सकता है? पाकिस्तान की पॉलिसी बेहतरीन है जी। इन हालात में जो बेहतरीन हो सकता है वो उन्होंने वो करने की कोशिश की है। इस पे कितनी कामयाबी मिलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अभी तक कामयाब है। वो सऊदी अरब को भी और ईरान को भी नेगोशिएट कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी खित्ते की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, गल्फ की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। लेकिन इससे बढ़ के वो ईरान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, उसके लिए भी कोशां है। मेरे पास कोई खबर तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे कमांडर इन चीफ, ये दोनों इसी गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि वो सऊदी अरब को परसुएड करे और कतर को कि वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करें और इस खित्ते में जंग बंदी हो। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश हो सकती है, और ये साहिब कोशिशें होनी चाहिए। खारा साहब, सिंध के गवर्नर को तब्दील कर दिया गया। बज़ाहिर तो फैसला नून लीग का था, वफाकी हुकूमत का हक भी है, आइन के थ्रू वो कर भी सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मरतबा MQM को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो शिकवा कर रहे हैं कि हमें तो TV से पता चलता है कि उनका गवर्नर चला गया है? मेरा इस्तेहकाक नहीं है जी कि मैं गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाऊं इस बात पे। ये गवर्नमेंट का और MQM का मसला है। गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, उनको लिया होगा एतमाद में, वो तो गवर्नमेंट इसकी वजाहत करेगी। लेकिन वो गवर्नर साहब जो साबका थे, उनको हटाए जाने का फैसला, क्योंकि वो इमरान खान की दौर में गवर्नमेंट में लगे थे, और उनको जब हमारी गवर्नमेंट तश्कील पाई थी तो ये नेगोशिएशन के दौरान तय हुआ था कि 2 सूबों में गवर्नर मुस्लिम लीग के होंगे, 2 में पीपल्स पार्टी के होंगे। पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लग गए, और मुस्लिम लीग के गवर्नर बलूचिस्तान में तैनात हुए। और कुछ अरसे के लिए हमने भी खामोशी इख्तियार की कि मौजूदा गवर्नर को चलाया गया, लेकिन जब वो तवालत इख्तियार की तो हमने कहा जी कि ये तो मुनासिब नहीं है। आपने हमसे वादा किया था कि वहाँ गवर्नर मुस्लिम लीग का होगा, आप अपना गवर्नर लगाइए। तो वो तयशुदा एक मामला था जिसमें हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है, और इस बात से MQM आगाह है। ये नहीं है कि MQM को हुकूमत के इस वादे का पता नहीं है, डे 1 से पता है। सर, लेकिन अब तो तासुर ये दिया जा रहा है ना कि शायद पीपल्स पार्टी को अपने ऊपर कोई तनकीद करने वाला पसंद नहीं, इसीलिए प्रेशर डालकर गवर्नर तब्दील कराया गया। मैंने अर्ज किया जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये दुरुस्त नहीं है फिर तो आपकी बात दुरुस्त होगी, और अगर जो मैं कह रहा हूँ ये हकायक के मुताबिक है तो फिर आप खुद गौर कर लीजिए। हुकूमत ने तो देर की है। मैं तो ये ज्वाइन की तो उन्हें पता था कि ये तय है हमारा और हुकूमत का कि 2 सूबों में हमारे गवर्नर होंगे, 2 सूबों में मुस्लिम लीग के गवर्नर होंगे, और सिंध के गवर्नर की तब्दीली का फैसला हो चुका था जिस दिन हुकूमत फॉर्म हुई। लिहाजा ये MQM का है कि हमें पता नहीं है, ये तो की वजह से, इस इत्तेहाद की वजह से हुकूमत ने इतना अरसा निकाला है, और हम बार बार हुकूमत से मुतालबा करते रहे, बिल्कुल हमारा। सो आपको लगता है कि अब चूंकि वो दोबारा से उसी बात पर पूरा करें? बिल्कुल, और अब MQM इसी बात पर वापस आ गई है कि हम बस अब एक आध दिन में बता देंगे कि हम मरकज़ में इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर वो निकल जाते हैं तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा इस पर? देखिए जी, उनके निकल जाने से भी हुकूमत को गिर तो नहीं जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उनके इल्म में था। अब वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपनी तंजीम को मुतमईन करने के लिए इस तरह के बयान पहले भी देते रहते हैं। ये MQM का एक तरीकाकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नहीं निकलेंगे हुकूमत से। निकलेंगे भी तो हुकूमत को फ़र्क नहीं आएगा। बट जिस बात का वो तनाज़ा बना रहे हैं, मैं फिर अर्ज कर दूँ कि इस बारे में जिस दिन उन्होंने हुकूमत ज्वाइन करने का फैसला किया, उस दिन उनके इल्म में था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुआहदा लिखा हुआ मुआहदा है जो हमने मीडिया को भी दिया था, डिक्लेयर किया था कि ये फैसले हुए हैं।
तो ये बिल्कुल तो नहीं है ठीक कि एमकेएम को पता नहीं था और अचानक हो गया। गवर्नमेंट ने एमकेएम की वजह से ये 1.5 साल निकाला है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब, मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तो पीपल्स पार्टी तो इस बात पर कायम है कि गवर्नर सिंध तब्दील होना था, पहले से ही तय था, तो किसी प्रेशर के तहत उन्हें तब्दील नहीं किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे एमकेएम के रहनुमा अरशद वोरा साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। एमकेएम पाकिस्तान शिकवा ये कर रही है कि गवर्नर सिंध को हटाया गया लेकिन एतमाद में नहीं लिया गया, और ख़बर आपको मीडिया से मिली। तो अब जब मीडिया से मिल गई खबर, तो अब हुकूमत ये कह रही है कि ये तो पहले से ही तय था कि गवर्नर को हटाया जाना था। ये ग्रेस पीरियड तो वैसे ही इत्तेहादी होने के नाते आप लोगों को मिलता रहा। हुकूमत फिर ग्रेस पीरियड भी साथ साथ अनाउंस करती तो ज्यादा बेहतर था कि ये ग्रेस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन एंड इट्स ऑल द ग्रेस पीरियड हुकूमत बताती रहती। प्राइम मिनिस्टर का ग्रेस पीरियड अनाउंस कर दें कि ये प्राइम मिनिस्टर इतने अरसे के लिए, उसके बाद बिलावल भुट्टो की बारी शायद तय है पीपल्स पार्टी के साथ आनी नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो की बारी डिजर्व करते हैं। शहबाज शरीफ को मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, उनको स्टेप डाउन करके बिलावल भुट्टो को बारी देनी चाहिए। डिजर्व करते हैं बिलावल भुट्टो। तो बिल्कुल बारियां चलती रहनी चाहिए, इट्स गुड थिंग। और अनाउंस करना चाहिए, बाकी अनाउंस करना चाहिए। तो आई एम विद यू। नहीं अर्शद साहब, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत का मौक़िफ़ है और मुख्तलिफ वज़रा ने भी मेरी से बात उनकी हुई प्रोग्राम में। उन्होंने ये बात कही कि जब हुकूमत फॉर्मेशन का टाइम था और तो बाकायदा मीडिया पे आके कहा गया था, बताया भी गया था कि चूँकि कामरान टेसौरी साहब को तहरीक इंसाफ के दौर में लगाया गया था, तो ये बात तो तय थी कि उन्हें हटाया जाना था। और पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर्स 2 सूबों में होने थे, और यहाँ कराची और सिंध के अंदर जो गवर्नर होना था वो नून लीग का होना था, और ज़ाहिर बात है आप लोग भी इत्तेहादी थे। तो फिर शिकवा किस बात का है एमक्यूएम को? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये 2 पीपल्स पार्टी के तो गवर्नर तय थे, 2 पीएमएलएन के गवर्नर जो है वो पता नहीं, आपने अगर उस मीडिया पे कहीं पे देखा हो तो फिर अलग बात है, फिर देन वी आर सॉरी, बट आई डोंट थिंक मैंने किसी मीडिया पे कहीं पे भी ये देखा हो कि 2 जो है वो गवर्नर जो है वो इनके होंगे, यानी कि पीएमएलएन के। सब कुछ तो पीएमएलएन का है, फेडरल गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, मिनिस्ट्रियां भी सारी उन्हीं की हैं। आई मीन पीपल्स पार्टी के पास भी सब कुछ है। बात है और लेगी नहीं है। बात यह है कि व्हाट एमकेएम अचीव्ड, एमकेएम हैज फेल्ड टू डिलीवर टू इट्स पीपल ऑफ कराची, पीपल ऑफ हैदराबाद। एमकेएम के नाम पर इन्होंने पैसे दे दिए आपको, एमकेएम के नाम पर इन्होंने 20 अरब रुपए 2024 जून में दिए, 2024 जून में। और आज क्या है, आज तकरीबन इस बात को 2 साल होने आए हैं, वो पैसे पार्क हैं। पीपल्स पार्टी को 66 अरब रुपए 2000 जून में दिए, उनके काम डेवलपमेंट के हुए नहीं हुए, पैसे खत्म हो गए। हमारे पैसे आज भी पार्क हैं, 20 बिलियन रुपीज। 8 माह बाद आज उसकी CDWP होती है, 2 माह उस बात को भी हो गए, टेक्निक नहीं हो रही है। तो इन्हें कराची की आवाम से हमदर्दी नहीं है। गुल प्लाजा के जो है 83 लोग मर गए कराची में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वजीर विजिट पर नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैंने खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब अब जरा थोड़ी सी मतलब ये कि 365 दिन में 200 दिन बाहर रहने के बाद उनको असल में बाहर, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनको इज्जत मिली है। उनको इज्जत नहीं मिली, ये पाकिस्तान को इज्जत मिली है मई के वाकये के बाद, ठीक है ना। तो वो अगर ये समझ रहे हैं कि उनको इज्जत मिल गई और वो अब जो है 365 में से 265 दिन मुल्क से बाहर गुजार देंगे, और यहाँ कराची में 80 लोग मर गए तब भी नहीं आएंगे वो, तो ये फिर जो है अल्लाह की जात भी बड़ी जात है। बात ये देखिए, किस एमकेएम ने हमेशा पीएमएलएन को सपोर्ट किया। व्हाट इज पीएमएलएन डन फॉर एमकेएम? आप सर समझते हैं कि आपको आपने अगर आपको इत्तेहाद में शामिल करके वजारतें भी तो मिली है ना, लेकिन अब चाहते क्या हैं आप लोग? आप लोग इत्तेहाद से बाहर आ जाएंगे? इत्तेहाद से बाहर आएंगे मैं जिस ये तरह समझ फारूक तो सत्तार साहब कह रहे हैं, या फिर अभी आप रहेंगे इत्तेहाद में? बिल्कुल देखिए, इट्स नॉट मैटर ऑफ गवर्नर की कामरान डिसोरी थे या एक्स थे या वाई थे, व्हाटएवर इट इज। निहाल हाशमी आल्सो कराची, ठीक है। आप मतलब सुबह एक नोटिफिकेशन निकाल दो, शाम को कहते हो आप गवर्नर हाउस से बाहर हो जाओ। एक पूरा जो है फैमिली सेटअप होते हैं, 10,000 दूसरी चीजें होती हैं, पेंडिंग ऑफिस वर्क्स होते हैं। मतलब यू गिव 8 आवर्स 6 आवर्स, यू जस्ट गेट आउट ऑफ द गवर्नर हाउस। इज दिस द वे?
प्राइम मिनिस्टर को अगर वो तो फिर जब वो सही आप तो होता था लोग जब जब प्राइम मिनिस्टर इत्तेहाद को अदालत में, में खड़े होकर कहा बिल्कुल जाता सही था वोरा तो साहब, उससे जब आप लोग इत्तेहाद में शामिल हुए तो जब आप लोगों ने तय किया कि इतनी रिप्रेजेंटेशन आपकी विफाक में होगी या कौन सी वजारत आप लोगों के पास होगी, तो क्या इस गवर्नरशिप के हवाले से भी बात हुई थी आपकी नून लीग से कि ये गवर्नरशिप MQM के पास रहेगी? बिल्कुल गवर्नरशिप को कंटिन्यू करना एमक्यू देखिए ये नहीं सर, कंटिन्यू करना और बात होने में फर्क है ना। आपकी बात हुई थी, उन्होंने आपको कहा था। देखिए मैडम एक जरा मेरी आप मेरी बात सुनेंगे। देखिए ये जो है ना कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था हम अपना गवर्नर हटा रहे हैं और हम अपना गवर्नर लें, ठीक है। और ये जो है आप पास्ट प्रेसिडेंट देखें तो जब भी सिंध में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होता है एमक्यूएम का गवर्नर होता है। तो जब एमक्यूएम का गवर्नर होता है एमक्यूएम का गवर्नर था तो एमक्यूएम टू इट इजी। अब कई दूसरे इश्यूज है। असल में बात ये है कि ये जो पार्टी है एमक्यूएम ना, ये पार्टी मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि आवाम को रिप्रेजेंट करती है, लीडरों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के 25,000 लोग शहीद हुए। ये वो पार्टी है जिनकी खवातीन ने जनाजे उठाए और जनाजे पढ़ाए हैं, मर्द आ नहीं सकते थे। तो ये तो वो पार्टी है जिसके 15,000 लोग आज भी लापता हैं। ये वो पार्टी है। इस पार्टी जैसी कुर्बानी की एक नाखून के बराबर भी कोई मिसाल दे दे तो हम मानते हैं, हम सियासत छोड़ देंगे। तो इस पार्टी की कुर्बानियों के करीब से कोई गुजर भी नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए थोड़ा सा जो है ना अवाम पर तवज्जो दें। और जिस कराची से ये लोग किस कराची के टैक्स के पैसों पे ये सारा निजाम तो चल सर, इस रहा है सरप्राइज के उस बाद कराची पर थोड़ी सी अब ये तय हो गया है आपकी जमात की तरफ से, या अभी इस पे तय होना बाकी है कि आइदर आप लोग इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे या अलग हो जाएंगे? आपको मेरी बात जो है ना बुरी लगेगी लेकिन पार्टी तय करे या ना करे कराची की आवाम ने तय कर ली है कि पार्टी को क्या फैसला करना चाहिए। कराची की आवाम ने तय कर लिया कि पार्टी को क्या फैसला करना। पार्टी क्या है, पार्टी पार्टी के लीडर क्या है। ये पार्टी के लीडर जो हैं, जो भी पार्टी का लीडर है, चाहे मैं हूँ, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, आई मीन नोबडी नोज देम। ये पार्टी 2016 से पहले सबको पता है कि किस तरीके से ये इस पार्टी ने कुर्बानियां देके ये पार्टी चलती रही है। और ये 10 सालों में अगर इस पार्टी के ऊपर, ये पार्टी किसी की विरासत नहीं है। ठीक इस है। पार्टी ने दिया है, लिया नहीं है इस पार्टी ने कुछ। और ये सारे लेने वालों में से बैठे हैं मुझ समेत। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल, निहाल हाशमी बतौर गवर्नर सिंध, कोई ख़ास आपको ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं लगते गवर्नर सिंध होने के नाते, या फिर आपको लगता है कि है तो इनका भी ताल्लुक सिंध से, या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अल्लाह करे ये परफॉर्म करें। कराची के बेटे हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, अल्लाह करे ये परफॉर्म करें। वी हैव ऑल द गुड विशेस फॉर हिम। ऐसा नहीं है। हम तो देखिए हम बात कर रहे हैं, एक प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, एक सियासत की बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की एक थ्रेट से तो उसकी ऐसी हालत खराब हो जाती है कि उनको जो है वो लूज मोशंस हो जाते हैं और वो इमोडियम खाने बैठ जाते हैं। सो आपको और नहीं जो लगता कि आपको नहीं लगता MQM की तरफ से जो बात की गई कि कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, पीपल्स पार्टी को वो शायद बुरी लग गई है? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो एमकेएम की बहुत सारी बातें बुरी लगी हैं। पीपल्स पार्टी को तो एमकेएम पसंद ही नहीं है क्योंकि उनको तो फिर अगर आज एमकेएम नहीं होती ना तो आज शायद कराची के अंदर जितने सिंधी, बगलोच, पठान, मुहाजिर यहाँ रह रहे हैं ना, बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े घरों में, जी। बड़े बड़े बिजनेसेस जिनके, उन सब के कब्जे पीपल्स पार्टी कर चुकी होती। आज अभी तक तो इंडस्ट्रियल प्लॉटों पर, जमीनों पर, सोसाइटियों पे कर रहे हैं। पैसों पे कब्जा पहले कर चुके हैं। आवाम के 28,000 रुपए जो मिले 18 सालों में उस पर का कोई हिसाब नहीं है। तो वो तो छोड़ दें। अब तो ये तो शुक्र अदा करें कि एमकेएम है, वरना तो जो घर यहाँ पर है उन घरों में रहने के काबिल भी नहीं रहते लोग। बिल्कुल हम सही। भूले नहीं है वो जब हमारे इलाकों में घुसकर जो है खवातीन की इज्जतें लूटी गई हैं। और मैंने कहा ना कि खवातीन ने जनाजे उठाए हैं। ये कोई इस कुर्बानी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। 25,000 लोग जिनके मरे हों, 25,000 लोग जिनके शहीद हुए हुए, 15,000 लोग लापता हों, वो लोगों को ही वही लोग जानते हैं कि मुल्क कैसे बनते हैं। 1947 के बाद अगर किसी ने कुर्बानी दी है, किसी ने भुगता है, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। उसके करीब करीब से भी कोई नहीं गुजरा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पौरा साहब MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक रोज़ कबल सऊदी अरब का मुख्तसर लेकिन अहम दौरा कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन तो दिला दिया गया और सऊदी वली अहद को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा है। इस दौरे के दौरान इतलात ये भी थी कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दौरान हालात साजगार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अब इतलात ये हैं कि ईरान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान एयरबेस पर 5 अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया है। दूसरी जानब अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग को 2 हफ्ते हो चुके हैं और ख़त्म होने के आसार अभी तक नहीं नजर आ रहे, जबकि आबनाए हम्स की बंदिश की वजह से खित्ते में तनाव बढ़ रहा है। अमरीका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां 11 अप्रैल तक उठा दी हैं। जंग के 15वें रोज़ भी अमरीकी और इसराइली फोर्सेस ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया और अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान पर 6000 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 60 बहरी जहाज़ और 30 बारूदी सुरंगें तबाह हुई हैं। इसराइल की फौज ने भी ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट समेत तकरीबन 200 अहदाफ पर हमले किए और लेबनान में भी बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमलों में 8 अफराद हलाक हुए। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 47वीं लहर शुरू की, जिसमें इसराइल और खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को जवाबी हमलों का निशाना बनाया गया और खलीज अमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज SS इब्राहिम लिंकन को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तो सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, कब तक डी-एस्केलेशन के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं, इसी पर बात करने सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सर, सूरत हाल ये है कि अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि ईरान बहुत जल्द हथियार डालने वाला है, फिर कहता है कि जनाब हमारा दिफा बहुत मजबूत है और हम बड़ी कामयाबी से ईरान को एटमी ताकत से पाक कर देंगे और उसको इस सिचुएशन में नहीं आने देंगे। ईरान कुछ और कहता है। असल ज़मीनी हकायक हैं क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ चलें 3-4 तो इसको अहाता कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए मज़ीद इस बात पर डिबेट करने में। पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त है अमेरिका ने अपनी बॉम्बिंग में शिद्दत ले आया है मज़ीद, क्योंकि कर्ज आइलैंड जो है वो ईरान का बहुत अहम आइलैंड है। 95% उनका जो ऑयल उधर से ही एक्सपोर्ट होता है और वो ईरानियन शोर से बहुत करीब है, तकरीबन 5 मील से भी के करीब है वो। तो वो एक और फिर जिस तरह के मरीन वहाँ से उन्होंने रवाना कर दिए और इनके पास डेल्टा फोर्स पहले से मौजूद है खित्ते में, तो वो कब्जा करना चाहते हैं। हो सकता है कि कल तक कर लें उसको। और दूसरी हकीकत ये है कि इसके बाद पासदारान ने ये बात कर दी है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि हम भी अब ऑयल पर हमला करेंगे। ऑयल तनसीबात जो कि लिंक्ड है किससे, यूनाइटेड स्टेट्स से। अब सारी तकरीबन ऑयल फील्ड जो है वो लिंक्ड है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो अब उसमें मुझे अगले चंद घंटों में महसूस हो रहा है कि पासदारान जो है वो करेंगे ज़रूर उस पर हमला, ख़ासतौर पर जो खलीजी रियासतें हैं इसमें। तो ऑयल का मतलब ये है कि वो 200 कहते हैं कि डॉलर यकीनन $200 तक पहुंच सकता है अगर ये सूरत हाल टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं अगर वो चला रहा तो। ये दूसरी हकीकत। तीसरी हकीकत ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपियंस को ब्रीफ कर रहे हैं कि बस हमने जंग अब बहुत करीब आ गए हैं, हम जीतने वाले, और अपने अमेरिकन कौम को भी ये बता रहे हैं, उसके बरक्स शिद्दत आती जा रही है। कल थोड़ी से मिसाइल्स कम चलाए थे, लेकिन आज सुबह और गुज़श्ता शब वो मिसाइल की तादाद में तो कोई कमी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि हिद्दत और शिद्दत बढ़ती जाएगी और इससे कोई बड़ा कोई अमल किया जाए ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी उनकी बका का सवाल है। और फिर साथ साथ अमेरिका ने ये समझा कि जब क़यादत को वो फना कर देंगे, पहले दिन 28 तारीख को 49 जो कायद हैं मुख्तलिफ शोबाहात के, उनको उन्होंने वहाँ बम मार के शहीद कर दिया और उसके साथ जो आयतुल्ला साहब को भी कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि दराड़ पड़ जाएगी, अफरा तफरी थोड़ी सी होगी, लोग क़यादत के लिए लड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जो अपोजिशन है वो आके ले लेगी। और फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान भी दिया कि भाई हम बस आप तैयार रहें, हम फिनिश करते हैं। आपने कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हुई, ये तो सिलसिला जारी है। और ईरान ने अपने मुतालबात जो पेश कर दिए कि अब तो हम नहीं जंग रोकते, और जंग हम उसी सूरत में रोकेंगे कि आप हमें 500 बिलियन की कॉम्पनसेशन दें, आपने इतना नुकसान कर दिया है हमारा। और फिर साथ में वो कहते हैं कि जो उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि 500 बिलियन की आप हमें वो करें, नुकसान का आप तलाफी करें हमारी, बल्कि हम
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को भी उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि आइंदा कभी भी इंटरनेशनल एश्योरेंस कि आइंदा कभी भी हम पर हमला नहीं होगा इस मामले में। तो लिहाजा डिसअपॉइंटमेंट चल रही है अमेरिका की तरफ से। और ये तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा था सैंक्शन हटा ले, तो अब सैंक्शन अचानक किस तरह हट जाएगी ईरान पर। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते से, खलीजी खित्ते से अपने ट्रूप्स को यानी कि अपनी फौजों को विड्रॉ करने पूरे खलीजी खित्ते से, बिल्कुल यानी सही। 27 सिचुएशन उनके इस तरह बेसेस नजर हैं। नहीं आ रही आपको डीएस्केलेट होते हुए सर, लेकिन पाकिस्तान के किरदार की बात करें तो एक बहुत ही यूनिक सी पोजीशन है हमारी। एक तरफ ईरान के साथ रब्ता है, फिर वजीर आजम सऊदी अरब जाते हैं, दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, और अगर थोड़ा सा हम सीक्वेंस देखें तो ईरान की हुकूमत से रब्ता भी होता है, फिर सऊदी अरब में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जाना। एक तो बताइएगा दोनों हुकूमतों की इस मामले में तवक्कुआत क्या हैं और क्या रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है, और आपको लगता है कि हमारी ऐसी पोजीशन है कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के थ्रू खुला रहे? अभी तक तो खुला हुआ है। देखिए पाकिस्तान बड़े मुहतात तरीके से, बैलेंसिंग तरीके से चल रहा है, और उसका सबूत पाकिस्तान ने 2 रोज कबल जब मोशन मूव हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें 135 ममालिक ने बहरीन के उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए, हालांकि वो भी एक अजीब सी बात है, ऐसा हुआ नहीं है कभी सिक्योरिटी काउंसिल में कि 135 ममालिक ने को स्पॉन्सर किया हो बहरीन के, इसलिए कि अमेरिका का उसमें था, एक इन्फ्लुएंस था उसमें, हो गया। खैर उससे कतई नजर कि वो था क्या कि ये ईरान को कंडेम किया गया, और फिर जब रशिया ने कहा कि भाई आपने ईरान को तो कंडेम किया है, लेकिन अब आप तमाम जितने भी जंग है उसको रुकवाने के लिए इट शुड बी हाल्टेड इमीडिएटली, उसको रद्द कर दिया, उसको नहीं मंजूर किया। तो उसमें पाकिस्तान ने दोनों साइड पर वोट डाला। आपने देखे पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने सिर्फ एक पहले वाले में वोट डाल के दूसरे में से निकल गया। वो हालांकि इंडिया का तो वहां ईरान के साथ बड़ी फायदे उसने उठाए हैं बड़ा चाबार के हवाले से, और ब्रिक्स का भी मेंबर है, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो वो तो खैर चले धोखा दही तो काम है मोदी का, उन्होंने कर दिया, वो ईरान को डिच किया है उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान अभी तक मुस्तहकम उसमें। लेकिन साथ साथ हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो बयान दिया कि हमारी मजबूरी है, जो कि मैं भी जानता हूं कि ये इंटरनेशनल कानून इसमें मौजूद हैं। बायलैटरल ट्रीटी जब होती है तो उसका डिपॉजिटरी यूनाइटेड नेशंस होता है, और यूनाइटेड नेशंस में डिपॉजिट होती है वो ऑब्लिगेशंस होते हैं ममालिक के। उसके जुजियात क्या है इसका हमें किसी को अभी तक इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर पाकिस्तान के ऊपर ये बात आती है तो पाकिस्तान की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके सऊदी अरब के साथ खड़ा हो। तो ऐसी सूरत में वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। लेकिन शायद उसमें हमारे डिफेंस एग्रीमेंट में ऐसा कोई अंसर हो, अभी तक किसी काबरीन ने इस बात को हमें अया नहीं किया पाकिस्तानी कौम को कि ऐसा कोई उसमें जुज नहीं है कि पाकिस्तान किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें साथ देगा, या सऊदी अरब हम अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, अफगानिस्तान हम पर हमले करता गया, हम अब उस पर कर रहे हैं, हमारे सऊदी अरब तो हमारे अच्छा साथ सर, नहीं आपको आया। आपको लगता है कि गल्फ की रियासतें बजाय जंग में कूदने के अमेरिका पर प्रेशर डाल सकती हैं? क्योंकि देखा जाए तो मिडल ईस्ट का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इकोनॉमिक डिजास्टर जो है या फिर इकोनॉमिक सेवेरिटी जिससे कहें, पाकिस्तान भी शिकार है, गल्फ रियासतें भी हैं, खुद अमेरिका भी इसका शिकार हो रहा है। सो ये अगर प्रोलॉन्ग होती है तो गल्फ रियासतों के टाइज अमेरिका के साथ भी आपको ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो तो जिन पे तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तो वो तो सारी सिक्योरिटी का जिम्मा तो ठेका सारा खलीजी ममालिक ने तो दिया हुआ था अमेरिका को। वो आपने देख लिया कि पहले जून में कतर के साथ क्या हुआ, और अब तमाम खलीजी ममालिक के साथ क्या हो रहा है। तो उनको पहले तो वो अपने आप को अपने बेसिस को नहीं बचा सके। एक रेडार 1 बिलियन से ज्यादा का है, और वो रेडार के तबाह होने से उनके जो पैट्रियट मिसाइल हैं वो कारगर इतने नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरीके से यूएई में रेडार उन्होंने थर्ड रेडार जो है जो थॉट को गाइड कर। तो कहने का मकसद ये है कि 17 जो रिपोर्टेड हैं, जो कंफर्म्ड हैं, डैमेज किए गए हैं जो बेसेस अमेरिका के, वो तो हैं, लेकिन 27 के 27 पे कहा जा रहा है। तो ऐसे मामले में अमेरिका अपने आप को की हिफाजत करे या उनकी हिफाजत करे, तो वो बात तो हो गई खत्म उनकी हिफाजत की, क्योंकि वहां जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं खलीजी ममालिक से जान बचाकर, कब वापस आते हैं, क्योंकि ये मामला इस पे कॉन्फिडेंस को रिस्टोर होने में बहुत अरसा लगेगा। तो बहुत नुकसान हो गया, हमारे ब्रदर मुल्क हैं
और हम देख रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान अच्छा भी है जमील उसमें, साहब, अगर हमारी आज रेमिटेंस। की सर आप डेवलपमेंट देखें तो अमेरिका के ईरान पर ये जो 2 बमबार तैयारों से हमले हुए और ट्रंप ने इसको बड़ा बूस्टअप भी किया, फिर वो कहते हैं कि ट्रंप के मशीर फतह का भी ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप निकल जाएं इससे। तो पहले तो आप एनालाइज कर रहे हैं कि नाउ अमेरिका इज सर्चिंग अ वे कि बाहर निकला जाए इससे, या फिर ये सिर्फ फॉल्स दावे ही हैं? नहीं, अमेरिका तो निकलना चाहता है, वह ईरान ही निकलने दे रहा है ना। ईरान कह रहा है कि जी ये मुतालबे हमारे पूरे करो वरना हम तो जारी रखेंगे। आप अपने खाली कर दें, तो अमेरिका अगर तमाम के तमाम बेसिस खाली कर देता है तो ईरान तो हमला फिर नहीं करता, ठीक है। लेकिन वो किस हजीमत के साथ ये कर सकते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है। अब तक अमेरिका यही समझता है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहा है। उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड अब तो वो प्लेट में बनाकर दुनिया को दे रहा है। जिस हिसाब से अमेरिका की इस जंग में मैं समझ रहा हूँ कि ये जो दावे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। इसको अजीमत कह लें या जो भी कह लें, तो वो उनको अब रहा कि क्या उनको वो तो क्या चाहते हैं कि वो डिक्लेयर करें, आज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और हालांकि मुझे तो खतरे की घंटी उसमें मालूम हो रही है कि मैं चाहूं तो आधे घंटे में फतेह का ऐलान कर दूं। आधे घंटे में तो न्यूक्लियर के अलावा और कोई फतेह का ऐलान ऐसी सूरत में नहीं हो सकता है। ईरान ने क्या कहा है? जो उन्होंने कहा है कि जी हम तो अपने न्यूक्लियर को भी डिप्लॉय कर देंगे, हालांकि उनके पास एनरिचमेंट 60% है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। बिटकॉफ की बात सच्ची है तो एक हफ्ते में हो सकता है, अच्छा क्योंकि सर, ऑन अ उन्होंने वेरी बयान क्विक दिया हुआ है इस नोट, मामले में। ईरान के अलावा जो पाकिस्तान एक हालते जंग में है, ऑपरेशन ज़रबुल हक आपके सामने है, और कल भी आज भी जो डिटेल्स आ रही हैं, हम बहुत कामयाबी से टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपना जो हमारे गोल्स हैं उसे अचीव कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ अकल आई है अफगानिस्तान को और ये मामला कहाँ तक मजीद जाएगा? अरे इसमें मैं नहीं टच करना चाहता जियोपॉलिटिकल अंसर को कि इसमें क्या जियोपॉलिटिकल अंसर हो सकता है। पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान की शहादतें हो रही थी, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान 3 साल से कहता आ रहा था अफगानिस्तान के काबरीन को, अफगान तालिबान को, उनकी हुकूमत को कि आप अपने तौर पर कंट्रोल कर लें। हमने तो बाईलैटरल मीटिंग की, ट्राईलैटरल की, क्वाड्रिलैटरल की, हमने तमाम मीटिंग करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कोई उसके अलावा रास्ता पा, लेकिन ये गलत मौके पर अब हो गया कि हमें तो नहीं पता था कि ये सिलसिला अब शुरू हो जाएगा जो जंग का ईरान के साथ और पूरी खलीजी मुल्क, क्योंकि हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए एक भूचाली पोजीशन है, एक भूचाली कंडीशन है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक एक तो बस प्रेशर में है, पूरी दुनिया प्रेशर में है, ज्यादा मुस्लिम ममालिक। और उसके बाद ये है कि अब अफगानिस्तान तालिबान को भी मैं समझता हूँ ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत है और अब उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान अभी वहां फैला हुआ है, फिर दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट भी है हमारा, तीसरी तरफ अभी हमने संभालना है। जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप संभला बैठा है और जिस तरह मजीद उसने अपने B-2 बम्बर्स उड़ा दिए हैं, तो मजीद अगर करते हैं तो कुछ रेफ्यूजीज प्रॉब्लम भी होंगे, कुछ उसका फॉल आउट मजीद भी होगा, उसको भी हमें संभालना पड़ेगा। तो कौम को जरा काफी मुस्तहकम होकर रहना पड़ेगा। और अभी जो उनको ये फ्यूल की जो प्राइसेस बढ़नी है, जो कि कुदरती अमर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पेट कटेंगे, लोग भूख और अफलास में ज्यादा आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अगर जहन में रखा जाए तो बहुत ज्यादा हमें एक जरूरत है कि हम अपने आप में इत्तेहाद रखें और किसी तरह इससे नबरदार होने के लिए कोशिश करें। अफगानिस्तान की आपने बात की, यस, अफगानिस्तान का मामला जितनी जल्दी निमट जाए ऐसे हालात में वो बेहतर होगा। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश है, क्या अफगान तालिबान भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ जितनी उनको अब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान अपने लिए अपना बंदोबस्त कर सकता है और जहां जहां से जो उसके ऊपर हमले होंगे वहां वहां पाकिस्तान पहुंच सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो शायद अभी ये मामला रुक जाए इसके बाद। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। देखते हैं ये जो खित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और इकोनॉमिकली जितना नुकसान हो रहा है वो पूरा कैसे होगा और कितना अरसा मजीद ये जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।